आज हम मिलने वाले हैं यूपी पीजीटी 2022 लेक्चरर एग्जाम के रैंक 1 टॉपर से। ब्रिजेश, मैं सबसे पहले आपको पूरे एकेजे एकेडमी की टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा। और आज भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं हूं नहीं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कैसे ये हो गया, मतलब फर्स्ट रैंक कैसे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। 2021 का जो इंटरव्यू था वो भी आपने दिया। तो सर मैंने अपनी कंटिन्यूटी जो थे, मेरे पास जो मटेरियल थे, जो कंटेंट थे, मैंने उनको लगातार, और सर मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और फिर उसके बाद जब जेआरएफ हुआ तो पीएचडी में महात्मा ज्योतिबा फुले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से मैं इनरोल हुआ पीएचडी में। हर रिजल्ट के बाद एक सवाल सबके दिमाग में होता है, आखिर रैंक 1 कैसे आती है? क्या सिर्फ पढ़ाई से, क्या सिर्फ मेहनत से, या उसके पीछे होती है एक स्ट्रेटजी, एक डिसिप्लिन और हजारों छोटे डिसीजंस। आज हम मिलने वाले हैं यूपी पीजीटी 2022 लेक्चरर एग्जाम के रैंक 1 टॉपर से। इस सेशन में हम सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी ही नहीं सुनेंगे, बल्कि जानेंगे कि उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उनके मिस्टेक्स और जो भी उन्होंने अपने इस एग्जाम प्रिपरेशन में एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें जरूरी थी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और आप यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला इंटरव्यू सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरजेश, मैं सबसे पहले आपको पूरे एकेजे एकेडमी की टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि रिजल्ट वाले दिन जब आपने रैंक 1 देखा, अपना नाम देखा लिस्ट में सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर, तो उस वक्त सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आया? सर पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं रैंक 1 आ गया हूँ। मैंने क्रॉस चेक किया कि क्या मेरा ही नाम है। मैंने 2 बार 3 बार चेक किया तो लगा कि हाँ ये तो मेरा ही नाम है। और सर पहली चीज तो रिजल्ट आने के पहले तो मैं सोच रहा था कि सिलेक्शन काश इस बार हो जाए, क्योंकि सर 2021 में मेरा इंटरव्यू हुआ था बट सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनली। तो वो जो डर था इस बार भी। बस रिजल्ट तो सिलेक्टेड हो गया। मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि तुम सिलेक्टेड हो गए हो, और फिर कुछ ही समय के बाद उन्होंने बताया कि आप मतलब फर्स्ट रैंकर हो। तो विश्वास नहीं हो रहा था सर। और आज भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं हूं नहीं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कैसे ये हो गया, मतलब फर्स्ट रैंक कैसे आ गया। विश्वास नहीं होता है जब हमारे रिजल्ट जब अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और कभी भी कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि रैंक 1 के लिए पढ़ाई करता होगा, वो सोचता है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो क्या आपके मन में भी यही बातें थी? जी सर, जी सर। मैं खुद ही सोचता था कि काश इस बार मैं सिलेक्ट हो जाता, इस बार हताशा मुझे हाथ ना लगती 2021 की तरह। बस मेरे मन में ये था सर। फर्स्ट रैंक मैंने कभी सोचा ना था कि मेरा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2021 का जो इंटरव्यू था वो भी आपने दिया। इस बार 2022 का ये एप्लीकेशन था जिसका रिजल्ट आया है। तकरीबन 4 साल लग गए 2022 से 2026 तक सब कुछ क्लियर होने में। तो किस तरीके से आप देखते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कि 2021 में भी आपने इंटरव्यू दिया, 22 वाला एग्जाम फॉर्म फिल किया, और कई बार ये एग्जाम ऐसा हुआ रीशेड्यूल होता रहा। हम लोग देखते थे कि टेंटेटिव डेट आया, कभी जनवरी में होने वाला है, कभी अप्रैल में होने वाला है, तो कभी मई में। तो इस तरीके से चीजें होती रही। तो आपने कैसे अपनी जो तैयारी थी, अपना मोटिवेशन था, इस अप एंड डाउन्स में बनाए रखा? सर 2021 में जब मुझे असफलता हाथ लगी, तो चूंकि मैं 2021 में काफी मेहनत किया था उस टाइम, और मुझे लगा था 2021 में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसी तैयारी थी मेरी। बट असफलता हाथ लगने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मैंने कंटिन्यूटी जारी रखी सर, कि मुझे बस पढ़ना है। मुझे एक और अवसर मिला है 2022 में, तो मुझे इस बार जो है कि नहीं चुकना है और मुझे इस बार लेके रहना है सर। मैंने अपनी कंटिन्यूटी जो थे, मेरे पास जो मटेरियल थे, जो कंटेंट्स थे, मैंने उनको लगातार पढ़ता रहा। और कभी भी ऐसा ना रहा सर कि मैं एक दिन मतलब गैप किया हूँ पढ़ाई से। बहुत अगर हो जाता था तो तभी मैं 1-2 घंटे तो पढ़ ही लेता था रोज। कंटिन्यूटी मेरी जारी रही सर। और जो चीजें थी, मैं रिसोर्स जो थे, कंटेंट मेरे पास ज्यादा नहीं थे, रिसोर्स थोड़े ही मेरे पास थे, बट मैंने सर उनको बार बार रिवीजन किया था। एक ही चीज को एक बार पढ़ा, फिर उसको दूसरी किताब को जब पढ़ता था तो फिर उसको पढ़ने के बाद फिर पहले वालों को फिर रिवीजन करता था, फिर दूसरे वालों को रिवीजन करता था। तो सर कंटिन्यूटी एंड रिवीजन मेरा जारी रहा पूरे जर्नी के दौरान, 2021 से एग्जाम 2026 जब हुए थे यहाँ तक। और सर मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए थे। जो भी चीजें मैं पढ़ता था, मैं अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाता था अपने शब्दों में, कि मुझे कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। कोई चीज किसी किताब में नहीं मिलती थी तो मैं किसी और किताब से उसको ले लेता था। अगर कहीं किसी और जगह नहीं मिलता
मिलता था, तो ऐसे करके मैं अपना एक खुद नोट्स बनाया था सर, लास्ट टाइम में, जो बहुत ही हेल्पफुल हुआ सर एग्जाम के जस्ट पहले। ओके, ठीक है, बढ़िया बातें बताई आपने। अच्छा, हमने शुरुआत की तो एकदम से बधाई और स्ट्रेटजी के ऊपर हम आ गए। स्ट्रेटजी वाला भी हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं जानना चाहूंगा, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे बेसिकली कि आप जब एक रैंक 1 लाए हैं, टॉपर आप बन चुके हैं उस एग्जाम सेगमेंट के, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में जरूर बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सर मैं जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है सर ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में उतनी फैसिलिटी स्कूल वगैरह में तो सर उतनी होती नहीं है, बट फिर भी जो भी रिसोर्स थे उस टाइम, उनके अनुरूप मैंने सर रह के उसमें जी। और फिर जस्ट मैंने एमए के बाद अपना बीएड जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही उत्तीर्ण किया। और सर जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसी टाइम मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था 2018 में सर। तो शुरू में तो प्रयास ये रहा कि मुझे जेआरएफ मतलब करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मेरा मोटो शुरू से ही यही था। तो शुरू में असफलताएं तो सर बहुत लगी। नेट कई बार क्वालिफाई हुआ, 2 नंबर 3 नंबर से जेआरएफ रुक जाते थे, तो फिर सर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा कि मैं अगर इतना करीब हूँ तो अब वो दिन दूर नहीं, किसी दिन मुझे मैं जो चाहता हूँ जेआरएफ को ना मिले। तो सर बस मैंने उसको टारगेट करके उसके अनुरूप जो सिलेबस थे, जो मटेरियल्स मेरे पास थे, उनको लेकर के कंटिन्यू पढ़ाई करना, रिवीजन करना मैंने जारी रखा। जून 2023 में सर मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई हुआ। और फिर उसके बाद जब जेआरएफ हुआ तो पीएचडी में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से मैं इनरोल हुआ पीएचडी में, और सर मैं वहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। और वर्तमान समय में मेरा 3rd ईयर चल रहा है पीएचडी के। प्लस ये था कि पीजीपी की जो पोस्ट वैकेंसी 2022 वाली थी, ये लगातार पोस्टपोन हो रही थी। फरवरी, फिर अप्रैल, फिर मई, जो कई बार रिशेड्यूल तो हो रहे थे। तो सर इनसे भी थोड़ा परेशानी हुई, क्योंकि अगर एग्जाम अगर डेट एक बार आ जाती है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उस डेट को टारगेट करके अपनी सारी प्लान्स बनाते हैं स्टडी का, कि मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, इतना पढ़ना है। तो कई बार सर एक बीच में हमारे प्लान्स को कई बार ब्रेक लगा। कई बार हम मतलब सैड हुए कि एग्जाम हो नहीं रहे हैं, तो फिर मन में डर सा लगने लगा कि क्या होगा, एग्जाम होंगे कि नहीं। बट सर वो धैर्य रख के बस पढ़ाई जारी मतलब रखा, कि इस उम्मीद में कि एक दिन तो एग्जाम होना ही है, अगर डेट्स आ रहे हैं तो एग्जाम तो होंगे ही। तो सर ऐसे पढ़ाई चलती रही और एग्जाम हुए तो एग्जाम दिए सर। बिल्कुल। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आना चाहेंगे हम लोग कि आपका डेली स्टडी का शेड्यूल कैसा था। रोज आप कितने घंटे पढ़ते थे, या हम ये समझें कि सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी क्या थी। नोट्स खुद से बनाए या किसी और सोर्स का यूज किया। रिवीजन कितनी बार आप करते रहे इतने सालों में, और जिस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्या रोल थे, मॉक टेस्ट, इन सारी चीजों के ऊपर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। जी सर, वैसे डेली रूटीन की स्टडी की अगर हम बात करें तो मेरी डेली की पढ़ाई हो जाती थी 7 से 8 घंटे। सुबह में 10 बजे बैठते थे पढ़ाई करने, तो दोपहर तक 1 बजे तक पढ़ाई चलती थी। बीच में वो चाय पानी पीने के लिए 5-10 मिनट का रेस्ट लेते थे, दोबारा फिर बैठते थे पढ़ाई के लिए। और फिर उसके बाद सर 4 बजे 5 बजे की तरफ पढ़ाई होती थी वहां तक। फिर उसके बाद एक बार और ब्रेक लेते थे चाय के लिए। उसके बाद अगेन शुरू करता था, तो 7 बजे तक पढ़ाई चलती थी। उसके बाद मैं स्टॉप करता था 7 बजे। और जैसे कि हम बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो मार्केट करने के लिए थोड़ा टहलने के लिए बाहर चले जाते थे। अगेन फिर नाइट में 10 बजे से पढ़ाई होती थी, तो वही 1 बजे तक होती थी सर पढ़ाई, नाइट में 1 बजे तक। तो डेली रूटीन की स्टडी टाइम थी। इस बीच में पढ़ाई जब होती थी तो सर जो भी मैं पढ़ रहा होता था, तो बीच बीच में अपने शॉर्ट नोट्स मैं बनाता जाता था। जिन चीजों को मैंने पहले पढ़ा है, तो अगर उसको मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, जैसे कि अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा रहा हूँ, तो अगर मैं उसको कर लिया हूँ पहले, तो मैं ये चेक करता था कि आज मैंने किया है तो कितना सही हुआ है पहले की तुलना में। तो फिर मैं एक पेज पे हर जितनी बार टेस्ट मैंने लगाया है उसको एक पेज पे जो है जितनी बार लगाया है उसको लिखता जाता था, कंपेयर करता था कि पिछली बार कितना सही था, इस बार कितना सही हुआ है। तो अगर गलत हुआ है तो कहाँ गलत हुआ है उसको मैं नोट डाउन करता था एक अदर पेज पे। फिर जहां गलत हुआ है फिर उसके पॉइंट्स को मैं किताब से खोल करके मतलब वहां देखता था कि मुझे यहाँ क्या जानना था, तो फिर मैं वहां से उसको पढ़ता था सर। तो ये थी डेली रूटीन। बढ़िया, बहुत अच्छा रूटीन। एक स्टूडेंट को ये रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो चीजें हमेशा
छूटती रहती है और टाइम पे पूरा भी नहीं हो पाता है। जी सर। आपके प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो क्या सबसे ज्यादा यूजफुल बुक्स रहे जो आपने पढ़े हैं, या कौन कौन से रिसोर्सेज जो आपने पढ़े हैं? क्योंकि जो यूपी पीजीटी का स्ट्रक्चर है वो एक ही पेपर का होता है, 125 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो कैसा रहा आपका अपना सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी, और कौन कौन से रिसोर्सेज आपने जो है वो यूज किए? सर सबसे पहली बात है कि मैं अपनी शुरुआती जो मैंने स्टडी शुरू करना किया था नेट जेआरएफ की तैयारी, तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे जुड़ा था। आपके क्लासेस देखता था, आप जो हर संडे को जो टेस्ट लेते थे एग्जाम के पहले, जो मेगा टेस्ट होता था तो उसको ज्वाइन करता था। तो सर वहां से मुझे कंटेंट मिले थे, बहुत यूजफुल कंटेंट मिले थे। तो उसको मैं लगभग 2021 से ही मैंने तैयारी शुरू की थी। तो जो आप पढ़ाते थे सर, तो मैं क्या करता था वहां से उसको अपना, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं नोट्स बनाता था, उसको मैं अपने नोट्स में ऐड करता जाता था। जो भी लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो मैं क्लास को आपके पॉज करके फिर मैं बैक करके फिर दोबारा देखता था और दोबारा वहां से नोट करता था। सर मेरे पास अगर बुक की बात करें तो मेरे पास सर बहुत सारी बुक्स नहीं है। तो सबसे मेन जो रहा सर कि मैं कोई भी चीज अगर पढ़ता तो वहां से जरूर कोई ना कोई चीज अपने नोट्स में शामिल करता, हर चैप्टर से, कि ये मुझे यहाँ लिखना है। तो सर इस तरह से मैंने अपने एक पूरे नोट्स को मतलब तैयार किया था सर। जो एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन में सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ा था और कुछ भी नहीं पढ़ा था। यूपी पीजीटी का जो एग्जाम का लेवल है अगर हम बात करें उसकी, तो बहुत फैक्ट आते हैं उसमें। आपको क्या लगता है कि एग्जाम कितना फैक्चुअल है और कितना अलग है वो बाकी हमारे ज्योग्राफी के एग्जाम से? जैसे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या हम यूजीसी नेट की बात करें, तो यूपी पीजीटी वो कौन से अलग तरीके के एग्जाम के लिए हम जानते हैं? सर अगर मैं इस बार पेपर की बात करूं तो इस बार जो पेपर थे काफी लॉजिकल थे और काफी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे पीजीटी में। ऐसा पहले नहीं देखा गया था। अच्छा। इस बार का पेपर सॉल्व करने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो हायर एजुकेशन का कोई पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, लेवल उस लेवल का था इस बार का पेपर। जबकि हम 2021 की अगर बात करें यूपी पीजीटी की, तो वो ज्यादा फैक्चुअल थे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। कि अगर डायरेक्ट फैक्ट, जैसे कि डायरेक्ट कोई कथन दे देना किसी विद्वान का, या फिर कोई डायरेक्ट पूछ देना कि टाइप्स क्या हैं, जैसे डायरेक्ट टाइप्स या क्लासिफिकेशन पूछ देते थे, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे। इस बार टोटली लॉजिकल थे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो वो एलिमिनेट कर ले गए थे इस बार के पेपर में, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो फिर वो फंस गए थे सर। और क्वेश्चंस ऐसे बने थे इस बार के कि क्वेश्चंस में नहीं, सही नहीं है, गलत, ऐसे करके मतलब प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या किए कि बहुत जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ लेते थे, सही मतलब नो पूछा है कि यस पूछा है उसको ध्यान नहीं देते थे। तो वहां पे मैं क्या करता था कि जैसा कि आप लोग हमेशा बताते रहे हैं आपकी भी क्लास में, कि आप पहले ये बताते हैं कि पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें गलत पूछा है कि सही पूछा है। अगर गलत पूछा है तो उसको आप सर्कल कर दीजिए, मतलब गोला कर दीजिए, या फिर अंडरलाइन कर दीजिए, कि ताकि फोकस रहे मेरा कि एक्चुअल में क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मतलब सही बताना है कि गलत बताना। तो मैंने क्या किया इस बार एग्जाम में कि जो गलत थे उसके नीचे अंडरलाइन कर देता था, कि ताकि मेरा ध्यान जाए कि गलत पूछा है। फिर जब मैं ऑप्शंस को पढ़ता था तो ऑप्शंस में भी कहीं कहीं इस बार के जो क्वेश्चंस ऑप्शंस बने थे ना सर, उसमें शब्दों का खेल था। शुरू में तो लगता था कि हाँ आंसर ही मतलब लग रहा आंसर ये भी ऑप्शन सही है, बट उसी ऑप्शंस में आगे जाकर के उसी लाइन में एक शब्द घुमा मतलब बदल देता था, तो उस एक शब्द की वजह से पूरा ऑप्शन से गलत हो जाता था। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती मतलब करे होंगे कि शुरू में पढ़े होंगे, लास्ट तक नहीं पढ़े होंगे, तो फिर उसको भी सही मान लिए होंगे कि ये ऑप्शन भी सही है। तो मैं क्या किया था कि इस चीज को विशेष ध्यान रखा था कि मुझे हर ऑप्शन को बहुत बारीकी से पढ़ना है और ये देखना है कि शब्द क्या है, रेलिवेंट है क्वेश्चन के साथ कि नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि ऑप्शंस में भी नहीं कुछ की ऐसे रिलेवेंट वर्ड्स होते हैं कि जैसे प्रायः, बहुत ज्यादा, ऐसे करके जो देते हैं। तो वो मेरे ध्यान में था कि अगर शब्द कहीं मिले तो जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो गलत ही होते हैं वो ऑप्शंस, अगर ये शब्द हैं उसमें, उनको भी मैं मार्क करते चल रहा था। तो ऐसे करके मैं आसानी से एलिमिनेट कर गया था ऑप्शंस को और मैं आसानी से आंसर ढूंढ पाया था सर। नेट की पेपर की अगर हम बात करें, नेट जेआरएफ की, तो सर इस बार का पेपर देखने से लगा, क्योंकि जो लॉजिक था, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो इस बार का पेपर था, लग रहा था कि हम नेट का एग्जाम ही दे रहे हैं। तो ऐसा फील हुआ इस बार के पेपर में पीजीटी में, इसीलिए तो इसकी कट ऑफ सबसे कम गई है पीजीटी की
यूपी पीजीटी ज्योग्राफी की कट ऑफ सबसे कम गई है, सभी विषयों से कम गई है। हाँ, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो आपने बताया है कि फैक्ट काफी कम रहे और लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछी गई जो जनरली हम हायर एजुकेशन के एग्जाम्स में देखते हैं। एक स्टूडेंट के लिए जी अगर सर। मैं देखूं कि जो जैसे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, आप पीएचडी कर रहे हो, आपने यूजीसी नेट कई बार दिया होगा, यूपी हायर के एग्जाम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम भी दिए होंगे, तो जी जैसा सर। आपने बताया कि हाँ लेवल काफी अच्छा था, तो क्या हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाला बच्चा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तैयारी कर रहा है, कई सालों से लगा हुआ है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वो लोग भी अपने उसी पढ़ाई से इस यूपी पीजीटी के एग्जाम को दे सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। इस बार का पेपर का सिनेरियो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर आप नेट एसडीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे कुछ अलग से पढ़ना है यूपी पीजीटी के लिए, अलग से बैच या कोर्स लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, नेट अगर मुझे लगता है कि अगर नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है सर, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं और आपका एग्जाम में जो स्ट्रेटेजी है, एलिमिनेट करने का जो आपका मेथड है, अच्छे से पढ़ने का जो तरीका है, अगर ये यूज कर लेते हैं तो सर मुझे लगता है कि यूपी पीजीटी भी मतलब हो जाएगा कवर उससे। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें कि इस ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी कुछ रोल रहा इस बार के पेपर में? जी सर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, बट पीवाईक्यू जो थे उनको थोड़ा घुमा करके प्रश्नों को पूछा गया था। इस बार डायरेक्ट नहीं हम देखने को मिला कोई भी पीवाईक्यू, बट उसी से रिलेटेड थे, क्योंकि पीवाईक्यू जो हम सॉल्व करते हैं सर, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ साइड में दिए रहते हैं। उन एक्सप्लेनेशन को जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, तो वहां से ऐसे इस बार देखने को मिला था एक्सप्लेनेशन से मतलब क्वेश्चन उठाए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न और ऑप्शन नहीं उठाए गए थे, उनके एक्सप्लेनेशन से रखे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे था कि कॉफी के बारे में क्या सही, कौन से ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी में कॉफी, तो पहला ऑप्शन तो दिया था कि इसकी जो जन्मभूमि है इथियोपिया है, तो उसको तो मतलब सही हो गया था। फिर दूसरा ऑप्शन दिया था पार्जोल जो मृदा होती है इसके लिए काफी रेलिवेंट होती है, अच्छी होती है। ये तो सीधे गलत है, क्योंकि उसको तो लेटराइट होती है जो एसिडिटी सॉइल जरूरत होता है, उसको मैंने समझ गया था कि दूसरा वाला तो सीधे गलत है। फिर जब तीसरा पढ़ा था, तो तीसरे ऑप्शन में शुरू में कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे लग रहा था कि तीसरा वाला भी ऑप्शन सही है, बट लास्ट में जाके उसी ऑप्शन में कुलखोज कर दिया था कि इसकी खेती को हम कुलखोज कहते हैं। सर मैंने वो कुलखोज वर्ड पढ़ा नहीं, मैं जल्दबाजी में उसको पढ़ लिया, शुरू में पढ़ा तो लगा सही है, और मैं पहले तीसरे को सही मान लिया, जबकि उसमें सिर्फ सही जो था वो सिर्फ एक ही सही था, दूसरा तीसरा भी गलत था, वो मेरे गलत हो गए। तो इस तरह से सर मतलब शब्दों को घुमा कर दिया था। और एक्सप्लेनेशन जो पढ़े हैं ना, पीवाईक्यू के जो एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, तो वो जो अच्छे से पढ़े हैं तो उनको काफी हेल्पफुल मिला इस एग्जाम में। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए आपने मॉक्स वगैरह भी लगाया, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? कैसे प्रैक्टिस तो किया ही होगा या फिर सिर्फ पढ़ाई से ही हो गया था? नहीं सर, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम स्व मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि हमारा मतलब कितना बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो सर प्रैक्टिस किया करता था। जैसे कि जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे डेली रूटीन में था, मैं शुरू में थ्योरी पढ़ता था। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा पेपर मई में था, तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मुझे मार्च अप्रैल तक थ्योरी पढ़ने हैं, और फिर नहीं सॉरी फरवरी मार्च थ्योरी पढ़ने हैं, और अप्रैल जो है पूरा वो प्रैक्टिस ही लगाने हैं, जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही लगाने हैं। और उस टॉपिक प्रैक्टिस के दौरान मुझे जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी साथ में 2 घंटे 2.5 घंटे देकर शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं। तो इस तरह से मैं वो पढ़ाई करता था। अब प्रैक्टिस सेट में सर मैंने आपका ले रखा था, जबकि आपका है एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किए हैं, तो वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो प्रैक्टिस सेट है, तो उसको मैंने परचेस कर रखा था, तो वहां से भी प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने 2021 का भी इंटरव्यू दिया, उसकी भी तैयारी की रही होगी, 2022 का फॉर्म भरा, फिर 26 में एग्जाम हुए, रिजल्ट भी है, तो इस दौरान आपसे पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो आपने पढ़ाई शुरू की होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी किए होंगे आपने, जिसको आपने बाद में आइडेंटिफाई किया होगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसी कोई गलती जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की, आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो वो ना करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके? सर मेरा क्या था कि मैं जब 2021 से लेकर 2026 का जो सफर रहा, 20 का जो टाइम था, तो सर इसमें जो मैंने तैयारी अपना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि डीमोटिवेशन आता था अंदर से। 2023 से डीमोटिवेशन आने लगा कि 2 साल बीत गए, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो बीच में सर मैंने ना क्या किया कि अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। मुझे लगा कि मैं कुछ और करूं, क्योंकि एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। यहाँ
पे मैं पढ़ाई बंद कर दिया था। 4-5-6 महीने मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, बंद कर दिया था बिल्कुल। फिर बाद में एक मेरे सीनियर ही थे, उनसे मेरी जब बात हो रही थी तो मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो करंट टाइम में, तो मैं बताया कि भैया अभी तो कुछ फिलहाल। उन्होंने मुझे समझाया कि ये तो फिर गलत है, अगर आप ऐसे करते हो, एग्जाम तो होने ही है, फॉर्म भरे गए हैं। तो सर मुझे लगता है कि फिर वो जो मैं गलती किया ना, कि मुझे ये मान लेना कि पेपर्स नहीं होंगे, फिर मतलब ये मान के बैठ जाना कि नहीं यार पेपर नहीं होगा, पढ़ाई बंद कर देना, तो ये मेरी गलती थी। एप्लीकेशन फिलअप दूसरी हो गलती गया क्या? है तो आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। एग्जाम हो सकता है 6 महीने डिले हो, साल भर डिले हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फॉर्म फिलअप करवाया है तो एग्जाम करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि वो पुरानी वैकेंसी को रद्द करके नई वैकेंसी ले आए और दोनों वैकेंसी को मर्ज कर दे, ऐसा हुआ है कई बार। तो फिर भी आपको जी अपॉर्चुनिटी तो सर। मिलती ही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जी तो सर। तैयारी हमें जी अपनी सर। दुरुस्त रखनी चाहिए। ये मालूम है कि बॉर्डर पे जाना है, हथियार चलाना है, लड़ाई लड़ना है, तो जी हमें सर। उसके लिए तैयारी जी अपनी सर। पहले से ही रखनी चाहिए। जी सर, तो यहाँ मतलब मैं डिमोटिवेटेड हुआ तैयारी के दौरान। कभी कभी मैं क्या करता था सर कि लगातार मैं थ्योरीज ही पढ़ते पढ़ते रह जाता था, जैसे महीनों 2 महीने थ्योरीज ही पढ़ता था, बीच में प्रैक्टिस नहीं लगाता था। तो इससे मुझे क्या होता था कि जब लगातार 2 महीने बाद जब मैं, ऐसा हुआ है बीच में कि 2-2.5 महीने थ्योरी लगातार पढ़ा, फिर 1 महीने पहले जो मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, तो जहां पे मेरी गलती हुई है प्रैक्टिस सेट में, तो फिर जब मैं उसको ढूंढ करके जब वहाँ थ्योरी में जाता था पढ़ने, फिर मुझे वहाँ दिक्कत होती थी, क्योंकि ये चीजें पुरानी हो चुकी रहती हैं। 1 महीना पहले मतलब 3 महीना पहले मैं थ्योरी अगर दोबारा जा रहा हूँ तो थोड़ा लगता था यार कि बहुत दिन के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करती थी चीजें। 3 महीने बाद मतलब उस चीज को दोबारा देखने जाना, तो ये हम्म। लगता था कि नया देख रहा हूँ, नया पढ़ रहा हूँ। तो मुझे हम्म। लगता है कि ये मेरी कमी थी तैयारी के दौरान। मुझे लगता है कि अगर आप थ्योरी जैसे कि अगर पढ़ लिए, हफ्ते दिन अगर पढ़ लिए, कोई टॉपिक 2 टॉपिक एक टॉपिक पढ़ लिए, तो जस्ट उसका प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, ताकि प्रैक्टिस इससे लगाइए। पता चले। हम्म। हाँ, ताकि इससे पता चले कि आप करंट टाइम में कहाँ पे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो कितना आप ऑब्जर्व किए हैं और कितना उसमें से आपका सही हो रहा है। अगर गलत हो भी रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके फिर मैं उसको थ्योरी पढ़ के उसको दोबारा सुधार कर सकूं या फिर नोट डाउन कर सकूं। तो ये मेरी गलती मतलब हुई थी सर तैयारी के दौरान। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये गलती सिर्फ आपकी अपनी ही नहीं होती है, आपकी खुद की भी नहीं थी, बल्कि ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं कि एक बार क्यों ना पहले पूरा थ्योरी पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम जी आराम सर। से धीरे धीरे हर टॉपिक को, हर यूनिट को अपना प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बट इसमें एक गलती जी यही सर। हो जाती है कि जब आप जैसे सब कुछ पढ़ लेते हैं और आप क्वेश्चंस को जाते हैं फिर प्रैक्टिस करने के लिए, तो काफी टाइम और काफी गैप हो चुका होता है पहले टॉपिक से और आखिरी क्या टॉपिक, तो आप फिर आखिर, से हाँ जी उसी सर। मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत किया था। अब आप फिर से क्वेश्चन जी सॉल्व सर। करेंगे, आपसे गलती होगी, क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो आप फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये अप्रोच जी सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम की शुरुआत से ही आपको जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तमाम जी सर। सोर्सेज जी सर। आजकल हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, बच्चे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, अपना उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल। जी अच्छा, सर। एक जरूरी चीज ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हमने स्ट्रेटजी की तो बात कर ली, हमारे इस एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है। जी सर, इंटरव्यू तो तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा गया? सर, जब मैं इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया, तो सर वहाँ पे जैसा कि नेचर है इंटरव्यू का कि आपसे चूंकि आप टीचर बनना है तो टीचिंग करवाएंगे, टीचिंग तो बिल्कुल। आपको करना ही है। तो सर जैसे मैंने एंट्री किया तो जो पैनल बोर्ड मेंबर्स थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या तैयारी करके आए हैं। तो मैं बताया सर कि मेरी ये तैयारी है। तो दरअसल मैं महासागरीय नीतल उच्चावच मैं तैयार करके गया था, तो मैं यही पढ़ाया, टीचिंग करने गया बोर्ड पे। तो सर मैंने एक जो डायग्राम बनाया था, जो वो ग्राफ जो होता है ना, वो हाँ, बेसिस का, रिलीफ नीतल फीचर का। का। तो हम्म। हाँ, रिलीफ फीचर का। तो जब मैं वो ड्रा किया, तो उन्होंने मुझसे काउंटर सवाल किया कि आपने ये ग्राफ कहाँ से सीखा बनाना। हम्म। तो शुरू में तो मुझे लग रहा मैंने गलत बना दिया, मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि गलत बना दिया क्या, उनको अच्छा ना लगा। तो उन्होंने फिर कहा कि आपने ग्राफ बहुत अच्छा बनाया है। तो हम्म। उन्होंने मुझे प्राइज किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ग्राफ है। तो उन्होंने फिर बुला लिया, कह रहे बोले कि आके बैठ जाइए आप। तो जब मैं वहां पे बैठा, तो उन्होंने तो मुझसे बहुत ही इजी सवाल पूछे, जैसा कि मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने इजी सवाल पूछेंगे। पूछे कि सबसे बड़ी प्रभावती क्या है, तो मैंने तुरंत बताया। उसकी लोकेशंस पूछे कहाँ से शूटेड है, तो वो भी बताया। प्रक्रिया पूछे कैसे बना, तो मैंने प्रक्रिया भी उन्हें बताया। फिर वो पूछे कि ये बताइए कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो मैं बता, क्योंकि ये सब मतलब प्रश्न ऐसे लग रहे थे कि मतलब हलवा टाइप लग रहे थे, तो पूछ क्या रहे हैं, मतलब कुछ मैं ये सोच रहा था कुछ लॉजिक टाइप पूछेंगे जिसमें तर्क करना रहेगा। वो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछ रहे थे। हम्म। तो फिर मैं वो भी बता दिया, उसकी सिचुएशंस पूछे वो भी बता दिया। तो फिर
एक सर ने तो इतना सारा सवाल किया जो मेन बोर्ड मेंबर थे, फिर जो एक ओल्ड एज सर थे जो थोड़े मतलब ओल्ड से थे, तो वो सर जो थे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे। वो पूछे कि पृथ्वी की गति क्या है, तो मैं पृथ्वी की गति बताया। पूछे कि दिशा क्या है घूर्णन की, तो मतलब उनको भी बताया। तो ये फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न उनका था कि अ, घड़ी के सुई के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो सर यहाँ कुछ बच्चे मतलब ये तो याद कर लेते हैं कि पश्चिम से पूरा रोटेट कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्लॉक वाइज आ रही है कि एंटी क्लॉक वाइज आ रही है। तो मैं इस चीज को स्पेशली ध्यान में रखा था, तो इस चीज को बताया उनको कि सर एंटी क्लॉक वाइज है। तो बिल्कुल। वो खुश हुए और ये बोले कि बहुत सारे बच्चे पश्चिम से पूरब तो याद रखते हैं, लेकिन क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं याद रखते हैं, नहीं याद तो रखते। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। हम्म तो फिर वो ये पूछे कि पृथ्वी जो है क्यों बनी हुई है अपने जगह पे, क्या रीजन है उसके पीछे कि अपने कक्ष में क्यों बनी हुई है। हम्म तो सर वही केंद्र विसारी बल जो है, तो मैंने बताया उनको कि सर एक पेरिफेरल जोन में एक अपने ऑर्बिट्स में रोटेट कर रही है आप, तो जो हम्म अपना मतलब फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगा रही है, तो इस वजह से अपने मतलब पॉइंट्स में बनी हुई है और रोटेट कर रही है। हम्म तो इतना सवाल तो सेकंड मेंबर्स ने पूछा। फिर थर्ड जो सर थे, तो वो मुझे लग रहा शुरू से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये तो मतलब जियोग्राफी में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो इनको कुछ अलग पूछा जाए। तो वो जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी सिलेबस में है नहीं, पीजीटी यूपी पीजीटी में, तो सीधे पूछे कि ये बताइए प्रोजेक्शन तो एमए में पढ़े होंगे आप। मैंने बोला हम्म हाँ सर मैं तो पढ़ा हूँ। तो कह रहे हैं प्रोजेक्शन के प्रकार बता दीजिए। हम्म तो मैंने उनको प्रोजेक्शन के प्रकार बताए। फिर रंब लाइन के बारे में पूछा उन्होंने, रंब लाइन क्या होती है, तो मार्केटर का। उसका भी जवाब मैंने दिया, हाँ हम्म मर्केटर प्रोजेक्शन से। फिर हम्म उन्होंने बताया कि अक्षांशों की प्रकृति क्या है इसमें, विषुवत से ध्रुवों की तरफ प्रकृति के बारे में बता दीजिए। तो वो भी मैंने बताया कि जो है गैप बढ़ता जाता है जैसे बढ़ता पोल्स की जाता तरफ जाते हैं। है। तो इतना सारा सवाल जब हुआ तो फिर तीनों सर जो थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, अब आप जा सकते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा राइज हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम में बोला कि वेरी गुड, मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, और ऐसे फील आने लगा अंदर से कि सिलेक्शन हो सकता हो जाए इस बार। नहीं, बहुत अच्छा अच्छे। लगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ना इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जब आप शिक्षक बनते हैं तो आप 10+2 के शिक्षक बनते हैं, है ना। तो वहां पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ना, वो जैसे वो मास्टर्स हम लोगों ने तो सब कुछ पढ़ लिया, ग्रेजुएशन पढ़ लिया, जी मास्टर्स सर। पढ़ लिया, पूरी ज्योग्राफी हम लोगों ने तो घोल के पी ली। बट वो जो बच्चे आते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक उनको ज्योग्राफी का नॉलेज होता है। तो इसलिए जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ज्यादातर ये सोचते हैं पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं कि नहीं आपके। जब आप टीचर बन जाओगे, वहां जाओगे, बच्चे ऐसे पूछेंगे तो कैसे रिस्पॉन्स जी सर। करोगे, तो वो जी रिस्पॉन्स सर। को नोट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बस। जी सर, और एक सवाल में मैं फंस ही गया था शुरू में, जो केंद्र अवसारी वाला जो था, क्यों बनी हुई है पृथ्वी अपने जगह पे। तो वो मुझे ऐसे बोले कि ये बताइए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों है। तो ये तो मैं समझ नहीं पाया था कि क्यों है, हम्म मतलब ये मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने बोला सर समझ नहीं पाया आपके प्रश्न को। तब ये बोले कि ये बताइए कि पृथ्वी अपने जगह पे मतलब क्यों बनी हुई है, तो वो अपना थोड़ा बदले, तब मैं हम्म उसका जवाब दे पाया था। नहीं बहुत ही बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और बोर्ड चूंकि 9 बोर्ड थे उस समय जब इंटरव्यू चल रहे थे, तो ऐसा भी सुनने को मिला कि कई सारे बोर्ड्स में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से, जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इजी इजी, कि आपके मतलब शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। और ये बताइए कि 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने थे, तो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ बच्चों से, जो एजुकेशन डिस्कस कर मिनिस्टर रहे थे टारगेट पे बाहर। थे इस वक्त। हाँ, क्योंकि इस समय वो करंट टाइम में बहुत ही लेकर के उनको चर्चा में है एजुकेशन मिनिस्टर हमारे। हाँ तो ये चीज बिल्कुल। पूछी गई थी कि 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ बोर्ड्स में करंट अफेयर्स के। तब एजुकेशन मिनिस्ट्री था ही नहीं, तब एचआरडी मिनिस्ट्री था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री कह लीजिए, तो वही था उस वक्त। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अच्छा, आपके इंटरव्यू में कितने बोर्ड मेंबर्स थे, मतलब कितने लोग थे बैठे हुए, कितने टीचर्स थे। तीन। तीन तीन लोग मेंबर थे सर। थे, ओके। जी सर। अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आपसे पूछा गया। आई थिंक 16 to 18, 16 से 18। 16 से 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लगभग जी लगभग सर। टाइम जो था वो आपका कितना गया होगा इंटरव्यू में। मैं गया था 11:24 में मेरी एंट्री हुई थी, और 11:38 या 39 हो रहे होंगे तो मैं बाहर आया था। 11:24 पे गए थे आप। जी सर। तकरीबन 20 मिनट तक का, 20-25 मिनट का टाइम लिया आपसे, काफी 15 टाइम से लिया। 20 मिनट इतना जी। टाइम लेते नहीं है, 5 मिनट में भगा देते हैं, 5 से जी 6 सर। मिनट में थैंक यू
जा सकते हैं। एक जी क्वेश्चन सर, आपने मुझे कोई लग रहा है कि जरा सा भी अगर आपने मुझे क्वेश्चन लग को रहा है सही तरीके से नहीं बताया ना, तो अगले क्वेश्चन से ठीक है, यही जी होता है। सर, यही रीज़न रहा है। मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर देते जा रहा था, तो वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि बच्चा बता रहा तो कहाँ तक बताता है, तो किसी भी ऐसे बढ़ इंटरव्यू गया में था। यही नेचर होता ही है, यही हम लोग भी ट्रेन करते हैं स्टूडेंट को कि आपको ना आंसर देते रहना है, रुकना नहीं है, चुप नहीं रहना है। अगर आप रुक गए और जी चुप सर। हो गए तो फिर आपका टाइम समाप्त, अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। तो आपको बोलते रहना है किसी भी इंटरव्यू में। उसकी सबसे बड़ी यूएसपी यही होती है, सामने से क्वेश्चन आया, आपको कुछ सेकंड का पॉज लेना है एंड आप अपने आंसर को स्टार्ट कर दीजिए देना। थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, गलत नहीं बोलना है, बट थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, लेकिन बोलते रहना है। क्योंकि बोलते रहने से आप ना कंफर्ट फील करने लग जाते हो, और सामने वाले से भी बात करने में आपको थोड़ा आसानी होने लग जाती है। ये चीज आपके साथ था, मेरा आप लगातार बोलते रहे, इसलिए आपको प्रॉपर टाइम दिया गया। जी। अदरवाइज 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक का टाइम मिलता है बच्चों को, 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर थैंक यू, फिर जाइए। और इसीलिए आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे इंटरव्यू में, आई होप। जी सर, मेरे 44 हैं आउट ऑफ 50। सोचिए 44 मार्क्स आए, केवल 6 नंबर नहीं दिए। जी सर। उसीलिए जी नहीं दिए सर। होंगे, आपने पूछ लिया होगा ना कि प्रश्न को नहीं समझा, नहीं वो भी 6 नंबर दे दिए होते उसके। जी सर। और सर मैं वहाँ पे मैंने टाइम ले लिया था। जो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया था, मैं थोड़ा नर्वस हो गया। हाँ, मतलब टाइम ले लिया 1 मिनट का, तो जो मेन बोर्ड में मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो बोले, जो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे, कि लग रहा है सर आपका क्वेश्चन ये समझ नहीं पाए हैं। तो फिर हम्म, मैंने भी बोला हाँ सर मुझे समझ में आया नहीं है। तो वहाँ पे मुझे 1 मिनट टाइम जो मैंने लिया, तो मुझे मैं नर्वस हो गया कि मैं यहाँ गलती कर दिया हूँ, और ये थोड़ा निगेटिव मतलब हो छाप सकता है, पड़ेगा। हाँ। हाँ, हाँ, नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा वो नर्वस हुआ था। इंटरव्यू आपका सच में बहुत अच्छा था। बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन उनको बोलने का तरीका और जो उसको एक्सप्रेस करने का, है ना, नॉलेज तो होता सबके पास, लेकिन वो सामने बोर्ड मेंबर के सामने कैसे रखता है, ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत जी बढ़िया। सर। अच्छा, अब हम लोग आ गए अपने लास्ट स्टेज पे, कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जैसे आपने बताया इंटरव्यू काफी बेहतर गया, तो आपने उसकी तैयारी भी की होगी, तो वो कैसे आपने किया? सर मुझे जब इंटरव्यू कॉलिंग जब हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे कोई सेशन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस था। 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट उस टाइम भी मैंने कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया था किसी के अंडर, कि मुझे कोई एग्जामिन करे कि मतलब मैं कैसा जा रहा हूँ इंटरव्यू में। तो सर मैंने ऐसा सेशन भी नहीं ज्वाइन किया। और मैं क्लास वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, कि इंटरव्यू अगर जो लोगों ने दिए हैं, तो क्या हम्म। उन्होंने तरीका अपनाया है, कैसे क्या रहा है। मैं उनको देख करके कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि इन पे मुझे अच्छे करने हैं, और इसको ध्यान देने की जरूरत है, तो उसको मैंने थोड़ा ध्यान में रखा था उन चीजों को। और बाकी सेल्फ ही तैयारी किया था इंटरव्यू का, खुद से ही उन चीजों पे ध्यान देके तैयारी कर रहा था। थैंक यू सो मच गिरजेश, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपके इन बातों से जो भी स्टूडेंट यूपी पीजीटी या पीजीटी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी कुछ नई बातें जानने को, सीखने को मिली होंगी।